आज हम देखेंगे बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इससे पहले इन्होंने कोशिश की है, एनसीईआरटी ने आपको मोनोमर्स के बारे में बताने की कोशिश की है। मोनोमर्स जो कि आपके मिल के जुड़ के चेन बना के पॉलीमर्स बनाते हैं। जैसे कि इन्होंने पहले आपको न्यूक्लियोटाइड के बारे में थोड़ा सा बताया, जो डीएनए बनाएगा। पहले इन्होंने थोड़ा सा आपको एमिनो एसिड्स के बारे में बताया, जो कि आपको क्या बनाएंगे, प्रोटीन फॉर्मेशन करेंगे। इन्होंने आपको लिपिड के बारे में बताया। ठीक है, अभी क्या बता रहे हैं आपको, ये बायो मैक्रोमोलिक्यूल, जो कि आपके बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो पहले तो इन्होंने यहाँ डेफिनेशन की तरह समझाया कि भाई कौन होते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स, फिर आगे जा करके बताएंगे कैसे कौन कौन से हैं। ठीक है, देयर इज वन फीचर कॉमन टू ऑल दोज कंपाउंड्स फाउंड इन द एसिड सोल्यूबल पूल। तो देखो, दो चीजें हमने शुरुआत में ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में घोला था, उसमें जो घुला हुआ पार्ट था, यानी कि जो एसिड सोल्यूबल पूल था, ठीक है ना, उसको ये चेक कर रहे हैं। ठीक है ना, देयर इज वन फीचर कॉमन टू ऑल दोज कंपाउंड फाउंड इन द एसिड सोल्यूबल पूल, दे हैव मोलिकुलर वेट रेंजिंग फ्रॉम 18 टू अराउंड 800 डाल्टन अप्रोक्सीमेटली। यानी जो चीज इनको एसिड सोल्यूबल वाले पार्ट में मिली है ना, जो भी घुला हुआ मिला है, उसका जो मॉलिक्यूलर वेट था, वो मॉलिक्यूलर वेट 18 से 800 डाल्टन तक का था। इससे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट का जो चीज थी ना, वो तुम्हारी एसिड सोल्यूबल पूल में आई नहीं, इससे जो बड़ा था। दूसरा केस बचा था एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन। उसमें आपको केवल 4 तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड मिले, प्रोटीन मिली, न्यूक्लिक एसिड मिले, पॉलीसैकेराइड मिले, लिपिड मिले। एंड दीज क्लासेस ऑफ कंपाउंड विद एक्सेप्शन ऑफ लिपिड, ध्यान से सुनना, दीज क्लासेस ऑफ कंपाउंड विद एक्सेप्शन ऑफ लिपिड हैव मॉलिक्यूलर वेट इन द रेंज ऑफ 10,000 डाल्टन। लिपिड को छोड़ दें, अगर लिपिड को छोड़कर बाकी जितने भी हैं ना, बाकियों का मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 10,000 में जा रहा है। एसिड, ध्यान सुनना, एसिड इनसोल्युबल फ्रैक्शन जो था, जो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में नहीं घुला था, उसमें से 4 चीजें मिली हैं। प्रोटीन मिले हैं, न्यूक्लिक एसिड मिले हैं, पॉलीसैकेराइड मिले हैं और लिपिड मिले हैं। इन चारों में जो लिपिड है, उसके अलावा जो 3 बचे हुए हैं ना, इनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 में। अकेला लिपिड ऐसा था जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम था, लेकिन फिर भी वो एसिड इनसोल्युबल फ्रैक्शन में मिला। फॉर दिस वेरी रीजन बायोमोलिक्यूल्स, दैट इज केमिकल कंपाउंड फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, आर ऑफ 2 टाइप। वन, those which have molecular weight less than 1000, एक तो वे हैं जिनका मोलिकुलर वेट जो है वो 1000 से कम है, 1000 डाल्टन से कम है, और एक वे जो जिनका ज्यादा है। तो जो कम वाले हैं उन्हें कहते हैं माइक्रो, और जिनका ज्यादा होता है उनका कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल या बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो हमारे पास अब एक बात तो क्लियर है कि जिनका मोलिकुलर वेट वो आपका 1000 डाल्टन से ज्यादा है, वे आपके कहलाते हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, और जिनका मोलिकुलर वेट 1000 डाल्टन से कम है, वे आपके कहलाते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स। तो अब आगे चलते हैं। लिखा है द मॉलिक्यूल इन द इनसोल्यूबल फ्रैक्शन विद द एक्सेप्शन, और बार बार लिपिड को एक्सेप्शन कहा जा रहा है। ध्यान से, ये लाइन, इससे सवाल आता है, इस लाइन से सवाल आता है कि इनमें से कौन पॉलीमर नहीं बनाता, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे आपके वो हो, क्या बोलते हैं उसे, डीएनए, न्यूक्लिक एसिड हो, सारे के सारे पॉलीमर हैं। पॉलीमर मतलब यूनिट से मिलकर जुड़ के यूनिट जुड़ के लंबी चेन बनती है। परंतु लिपिड में आपकी चेन का फॉर्मेशन नहीं होता, लिपिड में आपकी चेन नहीं बनती। तो ध्यान रखना, इनमें से कौन पॉलीमर नहीं है, लिपिड पॉलीमर नहीं है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिपिड आपका पॉलीमर नहीं बनाता। देन व्हाई डू लिपिड हुज मोलिकुलर वेट डू नॉट एक्सीड 800 डाल्टन, लिपिड का मोलिकुलर वेट 800 डाल्टन से ज्यादा नहीं होता, फिर भी वो एसिड इनसोल्युबल फ्रैक्शन में क्यों है? क्योंकि वो घुला ही नहीं ना। मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन में क्यों आया वो? क्योंकि लिपिड जो है वो इनसोल्युबल था, इसलिए वो उसमें आया है। अगर वो घुलता ना तो नीचे ही आता। लिपिड आर इंडेड स्मॉल मोलिकुलर वेट compound and are present not only as such but also arranged into structure like cell membrane में present होते हैं और other membrane में present होते हैं।
अगर आप टिश्यू को ग्राइंड करते हो, डिसरप्ट करते हो, सेल के स्ट्रक्चर को तोड़ते हो, ठीक है ना, तो वो पीसेस में टूट जाती है और वहां जो लिपिड होगा वो आपका वेसाइकल्स फॉर्म कर लेगा, जो कि आपकी वाटर सोल्यूबल नहीं होती, ऐसी वेसाइकल्स बना लेता है। देयरफॉर दीज मेम्ब्रेन फ्रैगमेंट इन द फॉर्म ऑफ वेसाइकल गेट सेपरेटेड अलोंग विद द एसिड इंसॉल्युबल पूल। तो होता ये है कि ये जो मेम्ब्रेन्स जो बूंद होती हैं, जो ड्रॉपलेट्स होती हैं फैट की, ये तुम्हारी एसिड इंसॉल्युबल पूल में आकर के इकट्ठा हो जाती हैं और मैक्रोमोलिक्यूलर फ्रैक्शन का हिस्सा बन जाती है। जबकि लिपिड आपका स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है। वैसे अगर आप उसे मोलिकुलर वेट के अकॉर्डिंग देखोगे तो अकॉर्डिंग टू मोलिकुलर वेट उसका बहुत मतलब कम होता है, 800 डाल्टन के लगभग होता है। जबकि जो आपके बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उनका जो वेट है वो आपका कितना कितना है, देखो वो है 10-10 हजार तक, ठीक है। और जो लिपिड आपका वो पॉलीमर भी नहीं बनाता, चेन भी नहीं बनाता, ठीक है, इसलिए वो माइक्रोमोलिक्यूल में आता ही नहीं, लेकिन वो इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में आता है जहां पर बाकी के सारे बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि द एसिड इनसॉल्युबल पूल, द एसिड सोल्युबल पूल रिप्रेजेंट रफली द साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन। भाई जो सोल्युबल पूल है ना, जो घुला हुआ है, वो आपका साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन को शो करता है। द मैक्रोमोलिक्यूल फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेली बिकम द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, टुगेदर दे रिप्रेजेंट एंटायर केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू। मतलब ये कह रहे हैं माइक्रोमोलिक्यूल और मैक्रोमोलिक्यूल दोनों मिलकर के लिविंग टिश्यू की पूरी कंपोजिशन बताते हैं। In summary, we represent the chemical composition of living tissue from abundance point of view and arrange them class-wise. We observe that water is the most abundant chemical in the living. हमने देखा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर आप जाओगे तो सबसे ज़्यादा मात्रा में आपका वाटर होता है। अब एक बात देखो, बच्चों को नॉर्मली पूछा जाता है कि वाटर के बाद कौन ज़्यादा होता है, तो बच्चों को ना ऐसे ही पता नहीं क्यों लगता है कार्बोहाइड्रेट, उनके मन में ऐसे आ जाता है कार्बोहाइड्रेट। तो जबकि आपको ध्यान रखना है कि हमारी बॉडी में प्रोटीन्स ज़्यादा होती हैं, क्योंकि डीएनए जो होता है उसके पास प्रोटीन को बनाने की इंफॉर्मेशंस होती हैं और हमारी बॉडी का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो प्रोटीन का बना हुआ होता है। तो इसलिए आप ध्यान रखना कि वाटर के बाद प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन के बाद न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड के बाद कार्बोहाइड्रेट के बाद लिपिड के बाद आयंस, ठीक है। और ये एवरेज जो है नॉर्मल बॉडी के लिए नॉर्मल कंपोजिशन है, मतलब ठीक है ना, ये ऐसा नहीं है कि मतलब नॉर्मल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि प्रोटीन्स। अब यहाँ देखो प्रोटीन्स बताइए, देखो इन्होंने क्या किया है, अमीनो एसिड आपको पहले बताया है कि अमीनो एसिड जो है वो एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कि एक सेंट्रल कार्बन से एक साइड पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दूसरे साइड पर अमीनो ग्रुप, उसकी चारों वैलेंसी पोजीशंस जो है वो भरी होती हैं इस तरह से। ये आर का मतलब होता है साइड चेन। इट कुड बी ए मिथाइल ग्रुप, इट कुड बी ए C2H5OH एल्कोहल ग्रुप, ठीक है, इट कुड बी अ सल्फर कंटेनिंग ग्रुप, इट कुड बी अ एमीन कंटेनिंग ग्रुप। ये कैसे भी हो सकता है, साइक्लिक हो सकता है, नॉन साइक्लिक, एरोमेटिक, एलिफेटिक, कुछ भी। और ये बाकी का जो केस है ऊपर वाला, ये सब हर एक में सेम रहेगा, कोई भी अमीनो एसिड हो, ऐसा इन्होंने पहले बताया आपको, ठीक है। एक दो अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर भी पीछे बताई है। अब ये क्या कह रहे हैं, प्रोटीन्स क्या होती हैं, इसके फिर थोड़ी देर बाद में जाकर के आपकी बुक बताएगी कि प्रोटीन बनी किसकी होती है, कौन सा बॉन्ड जुड़ा होता है, टाइप्स ऑफ प्रोटीन क्या है। तो यहाँ लिखा है कि प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड का मतलब देखो क्या होता है, एक अमीनो एसिड, अगर हम बात करते हैं तो एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा होगा, आगे आप ये जानेंगे। तो अगर हमारी एक अमीनो एसिड की लंबी चेन है तो मैं उसे क्या कहूँगा, पॉलीपेप्टाइड कहूँगा, क्योंकि अमीनो एसिड एक दूसरे अमीनो एसिड के साथ जो बॉन्ड बनाते हैं वो आपका पेप्टाइड बॉन्ड होता है, लाइक CONH होता है, ठीक है। तो इसलिए कहा प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड, दे आर लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। लीनियर चेन का मतलब होता है एक टर्मिनल N होता है, लास्ट का टर्मिनल C होगा। कितनी लंबी चेन हो, चाहे N इधर होगा और लास्ट टर्मिनल C होगा, क्योंकि आपको पता है जो पहला अमीनो एसिड होगा उसका NH2 फ्री होगा और जो लास्ट वाला होगा उसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री होगा। तो इसलिए प्रोटीन जो है आपकी वो N2C टर्मिनल की फॉर्म में मिलती है। नेक्स्ट है कि ईच प्रोटीन इज ए पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। हर एक प्रोटीन जो है वो आपकी पॉलीमर होती है अमीनो एसिड का। एज देयर आर 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड, 20 तरह के अमीनो एसिड होते हैं, ये पीछे बताया गया, यहाँ बताया गया है। एलेनिन, सिस्टीन, प्रोलिन, ट्रिप्टोफान, लाइसिन।
तो ये जितने नाम दिए गए हैं मैं इनके बारे में एक एक वर्ड आपको क्लियर कर देता हूँ यहाँ, क्योंकि ये दिए गए हैं तो इसका मतलब इनके लिए ज़रूरी है जानना। सिस्टीन जो है आपका ये सल्फर कंटेनिंग है, सल्फर होती है इसमें। आपका जो एलिनिन है ये आपका न्यूट्रल है, ठीक है। आपका जो प्रोलीन है इसको एमिनो एसिड नहीं कहते, इसको इमिनो एसिड कहते हैं, क्योंकि इसकी साइड चेन जो होती है वो घूम के वापस से, मान लो यहाँ साइड चेन है इसकी, वो साइड चेन आपकी CH2 यहाँ इसके साथ लिंक कर लेगी वापस से NH2 के साथ और एक रिंग बना लेती है, तो उसको कहते हैं हम इमिनो एसिड। ट्रिप्टोफान जो आपका है ये ट्रिप्टोफान आपका, इसके अंदर जो साइड चेन होती है उसमें आपको इंडोल ग्रुप मिलेगा। क्या मिलेगा? इंडोल। केमिस्ट्री में ग्रुप होता है इंडोल, तो आपका सवाल आता है कि इंडोल ग्रुप कौन सी एमिनो एसिड में होता है? ट्रिप्टोफान में होता है। लाइसिन आपका एक बेसिक एमिनो एसिड है जिसकी साइड चेन में अमीनो ग्रुप होता है, साइड चेन में NH2 मिलेगा आपका, बेसिक होता है, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज हैं। आगे लिखा है कि प्रोटीन इज ए हेट्रोपॉलीमर एंड नॉट ए होमोपॉलीमर, यानी हमेशा जो प्रोटीन आपकी होगी वो आपकी हेट्रोपॉलीमर होगी, होमोपॉलीमर नहीं होती। मतलब कभी भी ऐसा नहीं होता किसी प्रोटीन के अंदर लाइसिन 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 लाइसिन, ऐसा नहीं होता। होमोपॉलीमर हैज ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर रिपीटिंग एन नंबर ऑफ टाइम, जबकि यहाँ पर आपको होमोपॉलीमर नहीं मिलते। एंड दिस इंफॉर्मेशन अबाउट द अमीनो एसिड कंटेंट इज इंपॉर्टेंट as later in your nutrition lesson you will learn that certain amino acids are essential for our health। कुछ जो होते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं? असेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो नॉन असेंशियल होते हैं। अब बात इसकी देखो, डेफिनेशन को समझना। असेंशियल क्या होते हैं और नॉन असेंशियल क्या होते हैं? जो हमारी बॉडी बना लेती है खुद, वो आपके होते हैं नॉन असेंशियल। जो हमारी बॉडी खुद बना लेती है वो आपके क्या होते हैं? नॉन असेंशियल होते हैं। जो हमारी बॉडी नहीं बना पाती वे आपके असेंशियल होते हैं। लिखा है कि हैव टू बी सप्लाइड थ्रू डाइट। ये ध्यान रखना है आपको, गलती ना हो। असेंशियल जो है वो डाइट से मिलते हैं, असेंशियल डाइट से मिलते हैं, और जो नॉन असेंशियल होती है उनको हमारी बॉडी बना लेती है, ठीक है। असेंशियल में अगर आप जाओगे तो असेंशियल में आपके पास आपको मिलेंगे, एक तो मिलेगा आपको आर्जिनिन, असेंशियल में आपका आएगा आर्जिनिन, ठीक है, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, और एक होता है आपका ल्यूसिन, लाइसिन, मिथियोनिन, फिनाइल एलेनिन, और एक होता है आपका थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफान, ठीक है ना, और एक और होता है वैलिन। ये आपके क्या होते हैं? एसेंशियल होते हैं। नोट कर लेना आप ये अगर आपको चाहिए तो। आर्जिनिन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, सिस्टीन, मिथियोनिन, फिनाइलिन, ट्रिप्टोफान, थ्रियोनिन और वैलिन। बचे हुए जो है आपके वो कैसे होते हैं? नॉन एसेंशियल होते हैं। उनमें से कुछ जो है ऐसे होते हैं वो कंडीशनिंग के हिसाब से होते हैं, कहीं पर एसेंशियल होते हैं, कहीं नॉन एसेंशियल होते हैं। तो यहाँ ज़्यादा इन्होंने बताया नहीं है तो इसलिए ज़्यादा जानने की जरूरत भी नहीं है आपको। तो बस यहाँ डेफिनेशन ध्यान रखनी कि देयरफॉर एमिनो एसिड कैन बी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, ठीक है ना। जो आपके डाइटरी प्रोटीन्स आर द सोर्स ऑफ एसेंशियल एमिनो एसिड एंड द लेटर आर दोज व्हिच आवर बॉडी कैन मेक, उनको कहते हैं हम एसेंशियल एमिनो एसिड। एंड प्रोटीन्स कैरी आउट मेनी फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, सम ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, और कुछ आपकी जो है फाइट इन्फेक्शंस, मतलब इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ाई करती हैं। जैसे बात कर रहे हैं एंटीबॉडी की, इम्यूनोग्लोबुलिन्स की बात कर रहे हैं, कुछ आपके हार्मोन बनाती हैं, कुछ आपके एंजाइम बनाती हैं। ये टेबल है, इस टेबल से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो केवल ये है, ये आता है पेपर में ना, GLUT4। ये पूछा गया था मेडिकल में, नीट में आया था पिछले साल GLUT4 का क्वेश्चन, ठीक है। एक बार देख लो ऊपर से। कोलाजन जो है आपकी मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है एनिमल में,
एनिमल के अंदर पाए जाने वाली सबसे ज़्यादा मात्रा की प्रोटीन जो होता है कोलाजन होती है। ट्रिप्सिन है एक एंजाइम है जो कि आपका प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। इंसुलिन एक हार्मोन है, सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर होती है इसकी, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन की बनी स्ट्रक्चर होती है। एंटीबॉडी जो होती है वो आपकी इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनाती हैं जो कि आपकी इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ाई करती हैं। रिसेप्टर्स होते हैं, स्मेल के रिसेप्टर, टेस्ट के रिसेप्टर, हार्मोन के रिसेप्टर, सब क्या है आपके प्रोटीन हैं। सारी सेल की मेम्ब्रेन्स में जो मिलते हैं रिसेप्टर, दे आर प्रोटीन मोस्ट ऑफ द टाइम, प्रोटीन्स। GLUT4 का सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, ये आपसे पूछा जाता है। बताइए GLUT4 क्या करती है। GLUT4 जो है वो सेल्स को ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट के लिए इनेबल करती है, ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट के लिए इनेबल करती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ज़्यादा ही ठीक है, पेपर में आता है बहुत बार। ये 2 लाइनें आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट याद रखनी है बहुत ज़्यादा। कोलाजन जो है वो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड है। एक तो ये लाइन आपको ध्यान रखनी है। दूसरी लाइन आपको ध्यान रखनी है कि भाई जो आपका ये है रूबिस्को, ये आप फोटोसिंथेसिस में पढ़ोगे इसको, कि रूबिस्को जो है वो बायोस्फीयर में पाए जाने वाली सबसे ज़्यादा मात्रा की प्रोटीन है। 2 चीज़ें याद रखनी है, कोलाजन मोस्ट इंपोर्टेंट इन द एनिमल वर्ल्ड, रूबिस्को प्लांट में भी। अगर आपको प्लांट में कहा तो प्लांट में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी होती है, वो यही होती है। अगर आपको ये ठीक है, अगर प्लांट में कहा तो प्लांट में भी आपका रूबिस्को ही है, और अगर उसमें कहा क्या बोलते हैं बायोस्फीयर में कहा तो भी आपका रूबिस्को ही है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है आपका पॉलीसेकेराइड, ठीक है। इन्होंने मोनोसेकेराइड के बारे में जिक्र नहीं किया, सीधा इन्होंने क्या बताया, पॉलीसेकेराइड बताया। पॉलीसेकेराइड जो होते हैं वो आपके मोनोसेकेराइड से मिलकर बने होते हैं। मोनोसेकेराइड क्या है, अगर आप कार्बोहाइड्रेट को थोड़ा सा डिवाइड करो, अगर आप कार्बोहाइड्रेट में थोड़ा सा अंदर जाओ तो आपको क्या मिलेगा कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो स्मॉल यूनिट से मिलकर बने होते हैं। जो यूनिट है इनकी वो आपकी क्या है, मोनोसेकेराइड है, मोनोसेकेराइड, ये ठीक है। मोनोसेकेराइड जो होते हैं आपके वो क्या होते हैं, सबसे कॉमन फॉर्मूला मोनोसेकेराइड का आपका ये है CnH2nN ON। N की जगह पर आपका 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7। 3 कार्बन वाला C3H6O3 होगा, 4 कार्बन वाला C4H8O4 होगा, इस तरह C5H10O5, C6H12O6 और C7H14O7। तो ये आपकी मोनोसेकेराइड जो है इन्होंने बताया नहीं, तो ये आपके 3 कार्बन के हो सकते हैं, ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, है ना, हेक्सोज आपके 6 कार्बन के, इस तरह हेप्टोज 7 कार्बन के, ठीक है। तो अब आप सुनो, इनसे जुड़कर आपके कौन बनते हैं, पॉलीमर बनते हैं। पॉलीमर मतलब चेन बनती है, ठीक है। तो हम जैसे एक को समझेंगे, अगर आप ग्लूकोज को देखो, अगर हम ग्लूकोज के स्ट्रक्चर देखें तो ग्लूकोज आपका जो 6 कार्बन का होता है वो आपका ऐसा होता है, इस तरह का होता है, चेन में, सॉरी रिंग में ऐसा होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, 5 कार्बन आपके रिंग में पाए जाते हैं, छठा कार्बन आपका रिंग से बाहर मिलता है यहाँ पर CH2OH, और 5 कार्बन यहाँ पर होते हैं, लाइक OH, 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 H, H, OH, ठीक है। ये आपका क्या है, सॉरी यहाँ नीचे आएगा OH, ऊपर आएगा H। ये आपका क्या है, ये आपका ग्लूकोज है, ठीक है। ऐसा उसमें भी ग्लूकोज में भी ये कैसा ग्लूकोज है, ये OH जिसका यहाँ पर होता है वो आपका क्या रहता है, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है। तो अगर एक ग्लूकोज को दूसरे ग्लूकोज के साथ चेन बनानी है तो वो कुछ इस तरह से आपका चेन बना सकता है। यहाँ पर इसका जो OH है, ये चौथे कार्बन वाला, ये इसके पहले वाले कार्बन के साथ यहाँ बॉन्ड बना लेगा, H2O निकल जाएगा वाटर मॉलिक्यूल, और ये वाटर बाहर हो जाएगा, और यहाँ जो बॉन्ड बनेगा वो आपका क्या बन जाएगा, ऐसा बॉन्ड बन जाएगा पहले कार्बन के बीच में और चौथे के बीच में, ठीक है। पहले कार्बन के और चौथे के बीच में बन गया बॉन्ड। तो ये बॉन्ड जो कहलाता है, जो 2 कार्बोहाइड्रेट की जो मोनोसेकेराइड है उनको जो जोड़ता है, इसको हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज यानी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो है वो आपका 2 यूनिट को आपस में जोड़ रहा है। अगर 2 जुड़े हैं, अब ये बन गया डाइसेकेराइड, 3 जुड़ेंगे ट्राइसेकेराइड, 4 जुड़ेंगे टेट्रासेकेराइड।
इस तरह ही अगर ये 9 से 10 तक हैं, 8 से 9 सॉरी 2 से 10 तक हैं जुड़े हुए, तो 2 से 10 तक होते हैं तो ये ओलिगोसैकेराइड्स कहलाते हैं। 2 से 10 तक कहलाते हैं ओलिगोसैकेराइड। और अगर ये जुड़े हैं हजारों में तो बनेंगे पॉलीसैकेराइड। अगर सिंगल है तो मोनोसैकेराइड है, वो 3 कार्बन का हो, 4 का, 5 का, 6 का। जो 5 कार्बन 6 कार्बन वाले हैं ये चेन भी बनाते हैं, चेन में बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं। पॉलीमर बनाने के टाइम पर अगर मान लो कि 2 से 9 तक ही जुड़े हैं, मोनोसैकेराइड आपस में 2 से 9 तक जुड़े हैं, ये तो आपके कहलाएंगे ओलिगोसैकेराइड। ओलिगो में फिर आ जाएंगे डाइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, ट्राइसैकेराइड। और अगर हजारों में जुड़े तो क्या है, पॉलीसैकेराइड। तो इन्होंने सीधा यहाँ किया गया पॉलीसैकेराइड बताया। इन्होंने कहा कि जो मोनोमर्स होते हैं, जो आपके मोनोसैकेराइड होते हैं, वो आपस में जुड़ करके चेन बनाते हैं और बॉन्ड जो होता है वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। ठीक है ना, इस तरह से बॉन्डिंग होती है। नेक्स्ट यहाँ लिखा है कि द एसिड इनसोल्यूबल पैलेट आल्सो हैज पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट एज अनदर क्लास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। पॉलीसैकेराइड आर लॉन्ग चेन ऑफ द शुगर, दे आर थ्रेड्स, लिटरली अ कॉटन थ्रेड। एक कॉटन थ्रेड जो आपका ग्लूकोज का पॉलीमर है वो सेलुलोज होता है, तो उसमें ग्लूकोज 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 होता है। ठीक है, कॉटन थ्रेड कंटेनिंग डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स। फॉर एग्जांपल सेलुलोज इज ए पॉलीमेरिक सब्सटेंस, पॉलीमेरिक पॉलीसैकेराइड कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज। तो आपका जो सेलुलोज होता है वो किसका बना होता है, ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। लेकिन वहाँ फर्क क्या होता है, ये वाला ग्लूकोज नहीं होता जो मैंने यहाँ ड्रॉ किया है। उसमें क्या होता है कि जो ये कार्बन नंबर ये है, पहला नंबर कार्बन जो है इसका, इसमें OH जो है वो यहाँ होता है, H यहाँ पर होता है, तो ये ग्लूकोज बन जाता है बीटा। तो आपको बस ध्यान रखना है कि जो सेलुलोज है उसमें पाया जाने वाला ग्लूकोज बीटा कार्बन वाला होता है, और जो हमारे अंदर हम जो स्टार्च खाते हैं, आलू खाते हैं, स्टार्च खाते हैं, उसमें जो ग्लूकोज होता है वो अल्फा ग्लूकोज होता है, अल्फा डी ग्लूकोज। और ये सेलुलोज लकड़ी जो होती है उसमें जो होता है बीटा डी ग्लूकोज होता है। बस इतना ही फर्क होता है दोनों में। यहाँ लिखा है कि सेलुलोज इज ए होमोपॉलीमर, बिल्कुल सही बात है। प्रोटीन होमोपॉलीमर नहीं बनाती, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। स्टार्च इज ए वेरिएंट ऑफ दिस बट प्रेजेंट एज द स्टोर हाउस एनर्जी इन द प्लांट टिश्यू। एनिमल हैव अदर वेरिएंट ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन भी बिल्कुल स्टार्च के जैसा ही होता है। ग्लाइकोजन और स्टार्च में जरा मोरा फर्क होता है, लेकिन उसमें ग्लूकोज अल्फा वाला ही होता है और चेन बना के रखता है, बस चेन बनने का फर्क थोड़ा अलग है। इनोलिन इसी तरह से, इनोलिन जो है वो फ्रक्टोज का पॉलीमर होता है। फ्रक्टोज भी 6 कार्बन की शुगर है, उसका पॉलीमर क्या होता है, इनोलिन होता है। एंड इन अ पॉलीसैकेराइड चेन सी ग्लाइकोजन द राइट एंड इज कॉल्ड एज द रिड्यूसिंग एंड। ये लाइन लिखी है, इन्होंने कहा कि किसी लंबी चेन में जो राइट एंड होगा वो आपका रिड्यूसिंग एंड कहलाएगा, जबकि लेफ्ट एंड जो होगा वो आपका नॉन रिड्यूसिंग एंड कहलाता है। एंड इट हैज ए ब्रांच एज शो इन द फॉर्म ऑफ कार्टून, ये नीचे डायग्राम में दिखाया है। ठीक है, एक बार आप नीचे देख लो, ये समझ लो कि राइट एंड जो है वो रिड्यूसिंग एंड क्यों कह रहे हैं। आप ध्यान रखना कि किसी भी कोई मोनोसैकेराइड है, मान लो कोई भी मोनोसैकेराइड हो, चाहे सारे के सारे जो है उनका ये वाला कार्बन, अगर ये एनोमेरिक कार्बन कहलाता है, अगर ये एनोमेरिक कार्बन फ्री है, ये कहीं जुड़ा नहीं है, किसी बॉन्ड में नहीं है, तो ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करता है। सॉल्यूशन में अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जिसका रिडक्शन हो सकता हो तो ये उसका रिडक्शन कर देगा। तो इसलिए तो भाई जो राइट, अगर मान लो एक चेन है, उस चेन में जो इधर वाला लास्ट वाला होगा उसका तो ये कार्बन फ्री रहेगा ना। नीचे आप चेन देख सकते हो, ग्लाइकोजन का कार्टून बनाया, इन्होंने कहा ग्लाइकोजन है, तो ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज 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 की चेन है, ब्रांच चेन है, ऊपर से ब्रांच भी है। तो जहाँ ब्रांच है वहाँ पर हुआ क्या है, इसका 6ठे नंबर का कार्बन दूसरे वाले के पहले से जुड़ा है, फर्स्ट से। तो ब्रांचिंग पॉइंट पे बॉन्ड जो बन गया वो क्या बन गया, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, 6ठा कार्बन जुड़ा है ब्रांच में। और जो ये सीधी चेन बनी है, इसमें कौन सा बॉन्ड है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, क्योंकि ये 4था कार्बन है और ये पहला कार्बन है। ठीक है ना। तो इसमें भी अगर राइट एंड पे जाओगे, इसके चेन के लास्ट में जाओगे, तो लास्ट वाले का जो एनोमेरिक कार्बन है ये वाला, ये तो फ्री रहेगा ना। तो फ्री होने की वजह से ही किसी के साथ रिएक्शन करके उसको रिड्यूस कर देगा, रिडक्शन कर देता है। तो इसलिए राइट एंड जो होता है वो हमेशा रिड्यूस होता है पॉलीमर का इसका। लेकिन अगर आप बात करोगे मोनोसैकेराइड की, तो मोनोसैकेराइड हमेशा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं। मोनोसैकेराइड हमेशा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ये आ जाता है पेपर में कभी कभी सवाल। लिखा है इट हैज ए ब्रांच शोन इन दिस फॉर्म कार्टून, स्टार्च फॉर्म हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स,
स्टार्च जो है वो आपका हेलिकल सिंगल स्ट्रक्चर बनाता है। ये ग्लाइकोजन का फोटो है, स्टार्च का नहीं। स्टार्च होता है भी ऐसे ही है, ग्लूकोज 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 की चेन, बस वो ऐसा होता है हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये सीधी चेन थी। तो स्टार्च के अंदर ना दो चीजों से स्टार्च मिलकर बना होता है, एक तो ब्रांच वाला भी होता है उसमें एक पार्ट, तो और एक पार्ट उसका बिना ब्रांच वाला होता है। जो ब्रांच वाला पार्ट होता है उसका वो आपका कहलाता है अमाइलोपेक्टिन, और जो ब्रांच पार्ट नहीं होता वो आपका कहलाता है अमाइलोज। यहाँ लिखा है कि इनफैक्ट स्टार्च कैन होल्ड I2, अगर आप आयोडीन की रिएक्शन कराओगे स्टार्च के साथ तो वो कलर आएगा ब्लू कलर, जबकि जो आपका सेलुलोज है उसमें हेलिक्स नहीं मिलते, तो सेलुलोज आपका आयोडीन के साथ में रिएक्शन नहीं देता है। सेलुलोज आपका आयोडीन के साथ में रिएक्शन नहीं देता है, आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है ना। तो नीचे का डायग्राम देख लेना एक बार ग्लाइकोजन का, ये बॉन्डिंग पैटर्न देख लेना है, यहां तक का आप देख लीजिए आज। यहां लिखा है प्लांट सेल वॉल और मेड अप ऑफ सेलुलोज, प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। पेपर मेड अप फ्रॉम प्लांट पल्प और कॉटन फाइबर जो है वो सेलुलोज के बने होते हैं। और भी कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड नेचर में मिलते हैं, जैसे कि कह रहे हैं कि कुछ अमीनो शुगर्स होते हैं, केमिकली मॉडिफाइड शुगर्स होते हैं, जैसे ग्लूकोसामीन, एन-एसिटाइल ग्लूकोसामीन। ये आपको बैक्टीरिया की सेल वॉल में मिलेगा देखने को, एन-एसिटाइल ग्लूकोसामीन, ग्लूकोसामीन आपको बैक्टीरिया की सेल वॉल में मिलता है। और काइटिन में मिलता है, काइटिन जो आपका ये होता है ना, जो फंगस की सेल वॉल होती है और आर्थ्रोपोडा के ऊपर एक्सोस्केलेटन होता है, उसमें मिलता है आपको एन-एसिटाइल ग्लूकोसामीन। ठीक है, तो ये सारे जो है शुगर की मॉडिफाइड शुगर्स हैं, ग्लूकोसामीन, एन-एसिटाइल ग्लूकोसामीन। जैसे लिखा है एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोडा फॉर एग्जांपल हैव ए कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड काइटिन। तो काइटिन जो है आपको पता है फंगस की सेल वॉल भी किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। और ध्यान रखना है कि जो आर्थ्रोपोडा के ऊपर एक्सोस्केलेटन होता है वो भी किसका होता है, काइटिन का। और काइटिन किसका बना होता है, एन-एसिटाइल ग्लूकोसामीन का बना होगा, ग्लूकोसामीन का बना होता है। ऐसे सवाल आ जाते हैं। दीज कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड आर मोस्टली होमोपोलीमर। ये क्या होते हैं, होमोपोलीमर होते हैं। होमो का मतलब एक ही जैसी चेन होती है, हेट्रो नहीं होती, कभी ये कभी वो कभी ऐसा नहीं होता मोस्ट ऑफ द टाइम, पर होते हैं हेट्रोपोलीमर भी कोई कोई होता है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम फिर न्यूक्लिक एसिड से शुरू करते हैं। इसको थोड़ा पढ़ के देखना अच्छे से भाई आप लोग, है ना। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर न्यूक्लिक एसिड के साथ। आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच।